नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ अब भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अहम खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच देर रात तक मुठभेड़ जारी रही। आतंकियों की तलाश में सेना के पूरे इलाके को घेर रखा है। एनकाउंटर में 3 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल शोपिया के नागौम चेक इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर रखा है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और अगली खबर मुंबई से है। मुंबई के बांद्रा इलाके में भीषण हादसा हो गया है। यहाँ पर 5 मंजिला एक इमारत ताश की पत्तों की तरह गिर गई, जिसके मलबे में कई लोग फंसे हुए। मलबे में फंसे 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को रेस्क्यू करके तुरंत बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है, जबकि कई लोगों की अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत बचाव का काम लगातार उस इलाके में जारी है। तो मुंबई की ये खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के बांद्रा की, जहां पर 5 मंजिला इमारत गिर गई है। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर भगदड़ मच चुका है। हर कोई वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। आप देखिए कितना भारी भरकम ये मलबा लोगों के ऊपर गिर गया। हालांकि कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। राहत और बचाव काम लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी कई लोग वहां पर दबे हैं। मुंबई के बांद्रा में ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जहां पर ये दुखद हादसा हुआ। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि राहत और बचाव का काम भी जारी है। हर किसी को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, मुंबई के बांद्रा से, जहां पर कई लोग फंसे हुए हैं मलबे में। मलबे में फंसे 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करके तुरंत वहां से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी और भी कई लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि काफी ज्यादा लोग हो सकते हैं वहां पर मलबे के नीचे। जैसे जैसे ये मलबा हटेगा उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त ये बिल्डिंग, ये इमारत गिरी। हर कोई अफरा तफरी में, देखिए, किसी ना किसी को फोन कर रहा है, मदद मांग रहा है। अपने एंड से मलबा हटाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। टीम भी वहां पर मौजूद है। और आज भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से बैठक को संबोधित करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। यह बैठक एक नई और बड़ी शुरुआत है, जिसके जरिए सदस्य देशों के बीच मजबूत संवाद स्थापित करने की पहल होगी। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा कर चुके हैं। इन देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर कई समझौते भी हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इस वर्चुअल बैठक को सकारात्मक पहल बताया है और कहा है कि भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान उम्मीद है सदस्य देश के नेता भारत मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कदमों पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, कोरोना महामारी, कारोबार को बढ़ाने, शांति और सुरक्षा पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा और वृंदावन के दौरे पर रहेंगे। वहां पर बांके बिहारी मंदिर में मत्था टेकेंगे और उसके बाद घर घर जाकर के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के दिग्गज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदाताओं को सरकार की नीतियों और कामों को बताकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज चुनाव में धार देने के लिए मथुरा और वृंदावन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। अमित शाह पहले बांके बिहारी मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, समाज के सम्मानित लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद अमित शाह ग्रेटर नोएडा के दादरी के तुगलपुर गांव आएंगे और यहां पर भी घर घर संपर्क अभियान के जरिए जनता से वोट मांगेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मेरठ में जनसंपर्क करेंगे। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में मतदान है, लिहाजा बीजेपी दूसरे दलों से मतदान से पहले प्रचार में ही आगे निकलना चाहती है। विपक्ष को शिकस्त देने के लिए बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक और दिग्गज चेहरे चुनावी रण में मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को लेकर रैलियों पर रोक लगा रखी है, लिहाजा हर घर तक पहुंचने की नेताओं की कोशिश जारी है।
और आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में पार्टी प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। यूपी के चुनावी रण में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए सीएम योगी एक्शन में हैं। राज्य में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सरकार के कामकाज को जनता को बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज योगी बिजनौर के दौरे पर हैं। जिले के 3 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों बिजनौर सदर, नजीमाबाद और धामपुर में सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां सीएम योगी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करेंगे, चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे, पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। बिजनौर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। नजीमाबाद, नगीना, बरहापुर, धामपुर, नेहतौर, बिजनौर, चंदपुर और नूरपुर सीट इनमें शामिल है। जिले की सभी विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में यानी 14 फरवरी को वोटिंग है, जिसके परिणाम 10 मार्च को आएंगे। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जनसंवाद जारी है, रैलियों पर रोक है तो नेताजी घर घर दस्तक दे रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। और 2022 में एक बार फिर से 300 पार का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। चुनावी रण में नेता पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शाहजहांपुर के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में घमासान जारी है। 2022 में फिर से 300 प्लस का दावा कर रही बीजेपी एक्शन में है। पहले और दूसरे चरण को देखते हुए पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डेरा जमा चुके हैं। आज नड्डा शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो कई संगठनात्मक बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे और तैयारियों का फीडबैक लेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को देखते हुए बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चला रही है। संगठन के कार्यकर्ता इस अभियान में पहले से ही जुटे हैं। अब पहले और दूसरे चरण में शामिल विधानसभा सीटों वाले जिलों के लिए वरिष्ठ नेता पसीना बहा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज जनता को गिना रहे हैं, विपक्ष पर वार कर रहे हैं, उनकी खामियों को उजागर कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार से विकास की राग अलाप रहे हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने आरएलडी को हाथ मिलाने का ऑफर दिया है, लेकिन आरएलडी नेता ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट के साथ बैठक की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने एक गलत रास्ता चुन लिया है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे। बीजेपी ने कहा कि जयंत चौधरी के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे घर में आए, लेकिन उन्होंने दूसरा घर चुना है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ हुई बैठक में कहा कि चौधरी चरण सिंह की वो हमेशा इज्जत करते रहे हैं। उनकी विरासत जयंत चौधरी के लिए उन्होंने दरवाजे खोल रखे थे और आगे भी दरवाजे खुले रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि जाटों ने हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, समर्थन और प्यार किया है। जब जब झोली जाट समाज के आगे बीजेपी ने फैलाई है, जाट समाज ने अपने वोट से झोली भर दिए हैं। जाट दूसरे की सोचता है और बीजेपी भी दूसरे की सोचती है। हालांकि इस बयान के बाद जयंत चौधरी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवार को दे जिनके घर बीजेपी ने उजाड़ दिए हैं। जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है और दोनों ही पार्टी पश्चिमी यूपी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादित बयान सामने आया। हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, ये कहना है हामिद अंसारी का। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों में राष्ट्रीयता को लेकर के विवाद पैदा किया जा रहा है, लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। हामिद अंसारी का ये बयान, जिसमें कहा उन्होंने कि एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है। Almost 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice
of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. और मेरी सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का बयान हामिद अंसारी की तरफ से आया हो, ऐसे कई विवादित बयान वो दे चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हिंदू राष्ट्रवाद उन्हें चिंता का विषय लग रहा है? बड़ी अफसोस की बात है कि एक अच्छी पोजीशन पर रहे हामिद अंसारी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये पहली बार ऐसा विवादित बयान नहीं दिया है। 2018 में भी उन्होंने ऐसी बात की थी कि इंडिया जो है एक इलिबरल डेमोक्रेसी बनता जा रहा है, जहां पे कोई अपने विचारधारा नहीं रख सकता। और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है भारत की डेमोक्रेसी को लेकर, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदुत्व नेशनलिज्म चल रहा है। लेकिन कोई इन्हें पूछे कि हामिद अंसारी ने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, जब पिछले 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर में मजहब के नाम पर आतंकवादी कत्ल गारत कर रहे थे, हिंदुओं को चुन के निशाना बनाया जा रहा था। तो हामिद अंसारी की तरफ से एक भी बयान क्यों नहीं आया? तो तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब है कि ये भारत की कहीं छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। जब पावर में थे तब तो एक बार भी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होते हुए कहीं भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतरे हैं, सारी प्रॉब्लम उन्हें भारत में नजर आ रही है। मेरे ख्याल से ये भारत था जहाँ पे मुसलमान को भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया, अच्छी पोजीशन पर रखा गया, और माइनॉरिटीज हमेशा अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। तो ऐसा कह नहीं सकते कि आपकी हिंदू नेशनलिज्म है जहाँ पे आपको बोलने की आजादी। बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, हामिद अंसारी के इस बयान को आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इससे पहले भी वो कह चुके आक्रामक राष्ट्रवाद कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, और अब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक व्यक्ति विरोध में देश विरोध पर उतर आने से संकोच नहीं करते, और बार बार इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ बोलने के लिए कुछ लोग तत्पर रहते हैं। परंतु सवाल उनसे ये है कि अगर उन्हें लगता है कि सिचुएशन आज इतनी खराब है, तो उन्होंने तो तब भी समय देखा होगा जब 10 सबसे बड़े दंगे, चाहे भागलपुर, हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, नेल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, ये सारे दंगे हुए, तब उनको लगा कि सिचुएशन जो थी सांप्रदायिक थी, और तब सिचुएशन जो थी वो आक्रामक थी। पर आज उनको ऐसा लग रहा है, वो खुद देश के राष्ट्रपति बने, पर हो सकता है कि कभी कभी राष्ट्रनीति के ऊपर राजनीति हावी हो जाती है, और राजनीति से प्रेरित होकर कुछ बयान दिए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में कुछ लोग व्यक्ति विरोध में, देश विरोध में उतर आते हैं, और देश विरोधी बयान देने में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संकोच नहीं करते। शहजाद, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, और साथ ही ये कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर। देखिए, ऐसा है कि हामिद अंसारी जी को अगर ये सारी बातें लग रही हैं, तो आज जो उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में, तो बार बार कभी हिंदू टेरर के लिए कहना, कभी हिंदुओं को अपमानित करना, ये तो कुछ लोगों का एक चलन बन चुका है कि बार बार किस प्रकार से एक नैरेटिव इस्लामोफोबिया का गढ़ा जाए। परंतु जब के खिलाफ यहाँ पर लिंचिंग होती है, जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जब हिंदुओं को बार बार निशाने पर लिया जाता है, तो उस पर ये लोग सिलेक्टिवली चुप रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से सिलेक्टिव सेकुलरिज्म के बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए कुछ नहीं रहा। शहजाद, बाकी देशों के अगर हालात की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान जिसमें अभी अभी तालिबान ने कब्जा किया, वहां के हालात को देखते हुए फिर भी इस तरीके के बयान देते हैं, जबकि भारत में इतनी आजादी, आप कुछ भी कह सकते हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, बावजूद इसके इस तरीके के बयान आखिर क्यों आते हैं? शहजाद, क्या लगता है आपको?
देखिए, चयनात्मक चुप्पी और वन आइड सेकुलरिज्म जो है वो केवल और केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए है कि यहाँ पर एक वर्ग को टारगेट किया जाता है और जो दूसरे वर्ग है उनकी तरफ से बातें रखी जाती है और ये बहुसंख्यकवाद है। ये एक नैरेटिव बनाने की जो लगातार प्रयास और कोशिश की जाती है, ये राजनीति से प्रेरित है, ना कि सेकुलरिज्म के जो उनकी सोच है उससे। और इसीलिए जब पाकिस्तान हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, अफगानिस्तान में तालिबान किसी को प्रताड़ित करता है, सिखों को, हिंदुओं को, तब वो चुप रह जाते, तब वो कुछ नहीं कहते। परंतु भारत में किस प्रकार से यहाँ पर एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, ये नैरेटिव बनाने के लिए बार बार प्रयासरत है। चलिए ठीक है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, शहजाद पुनावाला का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। एक वीडियो में मुखिया गुर्जर पुलिस प्रशासन को अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चुनौती दे रहा है और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि 16 बार जेल जा चुके हैं। मुखिया गुर्जर की 14 साल बाद एसपी में वापसी हुई। पार्टी ने उन्हें अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट भी दिया है। अपनी बयानबाजी की वजह से मुखिया गुर्जर पहले भी विवादों में रह चुके हैं और एक बार फिर से अपने बयान के जरिए जो पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आए, एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। विधायक है, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए जाना चाहता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी पूरे बार जेल काट रखी है मेरे पे। और चलिए अब बात कर लेते हैं अमित शाह के पश्चिमी यूपी प्लान की। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का पश्चिमी यूपी का किला हिल गया है? क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में डर लग रहा है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के जाट वोट बैंक में अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी ने सेंध लगा दी है? इस रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह ने बंद कमरे में पश्चिमी यूपी के 250 से ज्यादा जाट नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर अमित शाह और जाट नेताओं के बीच चली ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली है और इस दौरान शाह ने जो कुछ भी कहा उसने यूपी की सियासत में नई संभावनाओं को हवा दी है। अमित शाह ने अखिलेश के साथ जा चुके आरएलडी नेता जयंत चौधरी को खुला ऑफर दे दिया है। बैठक में अमित शाह ने कहा कि जयंत ने गलत घर चुन लिया है। में तो कई संभावनाएं होती हैं, कई मायने हर बात के देखे जाते हैं। गृह मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना, गलत घर चुना और इलेक्शन के बाद में हमारे रास्ते तो खुले रहेंगे और वो एक अच्छे अपना युवा नेता हैं और मगर उनको दिशा और दशा उनका जो ठीक हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही ठीक हो सकता है। देखिए, समाज बहुत बड़ा होता है, मैं सारी बात कहूं तो, लेकिन समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन पूरे समाज की मैं कहूं तो कुछ लोग आए थे, हमने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी बात रखी, एक संवाद हुआ है, अच्छा संवाद है। हमेशा गृह मंत्री जी हमेशा हमारे समाज को बुलाते हैं और कभी भी चुनाव बात भी करते हैं और हमारा आपस में लाड़ प्यार भी है। जो मुकदमे वापस हुए हैं उससे हाँ हुए हैं भाई दोस्त, क्यों नहीं हुए? 90 मुकदमे वापस हुए, बाकी में फैसले हुए हैं, सब बाहर हैं, अपने घर हैं। कमाल है, जो लोग किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत बोलते थे, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछा दिए थे, किसानों पे मुकदमे लाद दिए थे, उन पे लाठियां बरसाई गई। किसान यहाँ काला कानून किसान के लिए बनाया गया, किसान परेशान रहा, 13 महीने तक धरने पे बैठा रहा, कभी सुध नहीं ली। आज चुनाव आया है तो जाट भाई की याद आ गई। जाट बहुत स्वाभिमानी होता है, वो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है उसका बदला वोट के माध्यम से लेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंक देगा। हालांकि जयंत चौधरी की ओर से साफ कह दिया गया है कि न्योता मुझे नहीं बल्कि उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। तो इस मीटिंग के बाद, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद जयंत चौधरी ने यह कहा कि न्योता मुझे मत दीजिए, आप उन 700 किसान परिवारों को दीजिए जो किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल जयंत चौधरी को जो खुला ऑफर दिया गया है, क्या उसके पीछे बीजेपी का डर है? और यही सवाल टाइम्स नाउ नव भारत ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से भी पूछा। वही प्रवेश वर्मा जिनके घर पर अमित शाह ने 250 जाट नेताओं से मुलाकात की और वही प्रवेश वर्मा ने जिन्होंने मीटिंग के बाहर आकर के ये बताया कि अमित शाह ने कहा है कि जयंत गलत घर में चले गए हैं। सुनिए जरा प्रवेश वर्मा का इस पर क्या कुछ कहना था।
जयंत चौधरी को ऑफर का क्या मतलब है? वो भी तब जबकि सपा के साथ उनका गठबंधन पहले ही हो चुका है। नहीं, उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया है। उन्हें केवल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने एक गलत अलायंस किया, एक उन्होंने गलत घर चुना, केवल इतनी बात कही है। और इलेक्शन के बाद में अगर वो हमारे से बात करेंगे, हमारे साथ आना चाहेंगे, चाहे वो लेकिन ऐसी तो कुछ बातें जो हैं सिंधिया जी के लिए भी कही गई, आरपीएन सिंह जी के लिए भी कही गई कि व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन गलत जगह चुन ली थी। हाँ, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ। जयंत जी को धन्यवाद करना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट पहले क्यों नहीं दिया आपने? अमित शाह जी ने जयंत जी को ये कॉम्प्लीमेंट पहले क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, राजनीति में सब अपने आंकड़े देखते हैं, सब जो अपना गणित देखते हैं कि कहाँ से उनको कितना वोट, कितना शेयर, ये सब मिलेगा। तो उनको हो सकता है कि वो वाला रास्ता ठीक दिखाई दे रहा होगा वोटों की गिनती से। तब उन्होंने समाज का नहीं देखा, उन्होंने अपने परिवार का जो इतिहास रहा उसको वो नहीं देखा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति में यही चुनावी गणित अब आपको समझ में आ रहा है कि जयंत जी को अगर साथ ले लेंगे तो परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं, और इसीलिए पोस्ट पोल अलायंस की बात करने से भी आप नहीं बच रहे? अब तो कहीं यही चुनावी गणित अब आपको भी तो समझ नहीं आ रहा है? अब तो वो साथ आ ही नहीं सकते ना। अब तो वो साथ नहीं आ सकते। मैं तो पोस्ट पोल अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो वो उनके साथ चले गए हैं। हाँ, वो तो तभी देखेंगे। वैसे हमें कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, उसके बाद भी जयंत चौधरी जी हमारे साथ आना चाहेंगे तो उसका स्वागत है। जयंत चौधरी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और कह रहे हैं कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दीजिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए। देखिए, मैं अब इस बात को आप आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसकी आगे की गहराई तक नहीं जाना चाहता। वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में हम कुछ बोलें, फिर वो कुछ बोलें, मैं इस वाली कोई अपना बातचीत में नहीं घुसना चाहता हूँ। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि वो एक अच्छे युवा नेता हैं और वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिस परिवार का किसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए एक इतिहास रहा, संघर्ष रहा। तो अगर हमारे गृह मंत्री जी उनके अंदर में कोई प्रतिभा देखते हैं और उनकी बड़ाई कर रहे हैं तो इसमें उनको क्या तकलीफ हो सकती है? ठीक है। राजनीतिक गलियारों में प्रवेश वर्मा जी, चर्चा आज ये भी थी कि क्योंकि अब चुनावी रैलियां नहीं हो रही तो ये भी उस चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है जिसमें नेताओं को बुलाकर फेस टू फेस सीधा संवाद उनके साथ हो रहा है, ताकि जब वो प्रभावशाली नेता अपने लोगों के बीच जाए, वोटर्स के बीच जाए, तो वो सीधा संदेश टॉप लीडरशिप का आगे कन्वे कर सके। लेकिन आज जब ये बैठक हुई है, किस तरह की शिकायतें आपके सामने आई इन जाट नेताओं की तरफ से, या नाराजगी? काफ़ी शिकायतें थी, और एक शिकायत जैसे ये थी कि कोई भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं है जाट समाज का। एक शिकायत थी कि जो अपना गन्ना मूल्य है वो अभी तक नहीं मिला, और ऐसी शिकायतें कुछ थी। मगर ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि आप ये आज ही पूरा कीजिए और हम आपको वोट नहीं देंगे वरना। तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगी। तो जो भी उनकी बात थी, मुझे ऐसा लगा सारी बातें होने वाली हैं। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।